गुड इवनिंग बच्चों। मैं आज जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड टेस्ट हुआ है, मैं आपको सेकंड टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, एटॉमिक स्ट्रक्चर टेस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द सैचुरेशन फोटो करंट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द सैचुरेशन फोटो करंट। तो सैचुरेशन फोटो करंट की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया हुआ कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट इज डायरेक्टली, फोटो करंट I से मान लो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड, intensity of light used. However, it is independent from frequency of light used. तो ये इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, बट फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है फोटो करंट। अब सैचुरेशन फोटो करंट की बात करें, मतलब जो सैचुरेशन वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, जैसे मैंने कर्व आपको बताया था कि अगर हम फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा कर्व आता है। आगे चल करके ये वैल्यूज स्टेडी हो जाती, कांस्टेंट हो जाती है। दिस इज सैचुरेशन फोटो करंट, ये सैचुरेशन फोटो करंट। तो अगर हम बोल रहे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे ये डिपेंड नहीं करता। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन से मतलब नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, बोले a surface ejects electron when hit by green light but not when hit by yellow light। अगर वो ग्रीन लाइट वहां पे हिट होती है तो फिर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। लेकिन जब येलो लाइट हिट होती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। अब जरा देखो, जो पैटर्न है विजिबल लाइट्स का वो ये है, विबग्योर। तो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर ग्रीन लाइट का फोटोन स्ट्राइक करता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। लेकिन जब येलो कलर का फोटोन उसको हिट करता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है कि येलो कलर की जो लाइट है उसका जो फोटोन है उसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से क्या है, मेटल के वर्क फंक्शन से कम है। तो क्योंकि येलो कलर के फोटोन की जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर येलो कलर के फोटोन से नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली रेड कलर के फोटोन की एनर्जी तो और भी कम होगी,
तो रेड कलर के फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑब्जर्व नहीं हो सकता, ऑरेंज से नहीं हो सकता, रेड से नहीं हो सकता। हाँ, इनसे अगर आप देखोगे तो इनके थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑब्जर्व होगा, बिकॉज इनकी एनर्जी ग्रीन से ज्यादा है। तो ग्रीन से ज्यादा वाले जो फोटॉन्स हैं उनसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑब्जर्व होगा, बट येलो या उससे कम एनर्जी का जो फोटोन है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आपसे पूछा गया है कि विल इलेक्ट्रॉन्स बी इजेक्टेड इफ द सरफेस इज हीटेड बाय द रेड लाइट, तो आंसर है नो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोल रहा है कि व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड एट द मेटल, व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड एट द मेटल सरफेस द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटोन नहीं बोलते। तो फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत है। हैव रैंडम एनर्जीज, ये सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। उनकी एनर्जी जीरो से लेकर के, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो से लेकर के, काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेकर के जस्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पे आ जाए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक जा सकती है। मतलब जीरो से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में वो कुछ भी एनर्जी एक्वायर कर सकते हैं। तो हैव रैंडम एनर्जीज, ये सही ऑप्शन है, मतलब सेकंड पॉइंट सही है। हैव एनर्जीज दैट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, हैव एनर्जीज दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हो सकता है। हैव एनर्जीज दैट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोर्थ ऑप्शन बोला हैव एनर्जीज दैट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सवाल ही नहीं पैदा होता। हैव एनर्जीज लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, सर्टेन है। जो उनकी एनर्जी होगी ऑब्वियसली, फोटॉन जो एनर्जी दे रहा है उसका कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में ही यूटिलाइज हो जाएगा, तो उतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो जाएगी। बाकी जो एनर्जी होगी उसी से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो फोटॉन की एनर्जी से कम होगी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस 5, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ फोटॉन से क्या है? कम है। कितना? 5 टाइम्स, -5। तो इसलिए यहां पे क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन 100% करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन 100% करेक्ट है, थर्ड भी हो सकता था, हैव एनर्जी दैट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हो सकता था, लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ एक साथ किसी ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ये एक साथ किसी ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड और फिफ्थ है, सेकेंड और फिफ्थ है, थर्ड और फिफ्थ भी है। तो यहां पे देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट आ गया इस वजह से नहीं हो सकता। और अगर हम बी को देखें तो इसमें फोर्थ आ रहा है, इसलिए बी भी नहीं हो सकता। सी में बोल रहे हैं सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये नहीं, सी में बोल रहे हैं सेकेंड एंड फिफ्थ, तो सेकेंड एंड फिफ्थ हो सकता है। और थर्ड एंड फिफ्थ बोले हैव एनर्जी दैट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये तो इम्पॉसिबल है, तो थर्ड एंड फिफ्थ नहीं हो सकता, सेकेंड एंड फिफ्थ होना चाहिए। इसका आंसर गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होना चाहिए। सेकेंड एंड फिफ्थ ऑप्शन सी इज करेक्ट होना चाहिए बेटा। गिवन है यहां पे आंसर डी, डी का मतलब है थर्ड एंड फिफ्थ। तो अब एक मिनट, थर्ड में हैव एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड फिफ्थ में बोला हैव एनर्जीज लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, हैव रैंडम एनर्जीज। तो रैंडम एनर्जीज को थोड़ा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो रैंडम एनर्जीज की बजाय थर्ड जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोला व्हेन अ लाइट इज डायरेक्टेड एट द मेटल सरफेस द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स
आर कॉल्ड फोटॉन्स, एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हैव रैंडम एनर्जीज, हो सकता है बट कायदे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है, इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगले पॉइंट बोले हैव एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, 100% डिपेंड करेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो थर्ड जो है वो सही है। और फिर उसके बाद देखो फोर्थ में बोला हैव एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सवाल ही नहीं पैदा होता, इंटेंसिटी का कैनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं। और फिफ्थ में बोला हैव एनर्जी लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, 100% करेक्ट है। तो थर्ड एंड फिफ्थ इज मोर अप्रोप्रिएट बेटा, ये सी की वजह है, सी में तो सेकंड एंड फिफ्थ गिवन है, थर्ड एंड फिफ्थ इज मोर अप्रोप्रिएट, इस वजह से मोर अप्रोप्रिएट आंसर डी पे हम जा रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही गिवन है, चेंज नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10⁻11 मीटर इन रेडियस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन दिस एटम इज, देखो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट का सही होगा ये क्वेश्चन, अगर सही हो जाए तो बुरा मत मानना, सही हो सकता है ऐसा नहीं है, बट ये है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड ये है कि आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज कम होती जाती है। अगर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, इसकी E4 है, हाइड्रोजन एटम के केस में ये वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाली वैल्यू आती है कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या है 13.6 और यहाँ पे क्या है 3.4। इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर पहले वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड सेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि जब वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर R इंक्रीज कर रहा है तो R इंक्रीज करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब अगर R डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10⁻11 मीटर इन रेडियस, पूरे हाइड्रोजन एटम का साइज यहाँ पे बता रहे हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 5.3 into 10⁻11 मीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही कहीं होगा, इसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन, अगर इलेक्ट्रॉन इसी रेडियस के विद इन कहीं लाई कर रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन दिस एटम। तो आप जरा समझो बेटा, ये है न्यूक्लियस और मान लो ये बाउंड्री है, ये हाइड्रोजन एटम की बाउंड्री है, ये वाला डिस्टेंस बता रहे हैं 5.3 into 10⁻11 मीटर। तो ऑब्वियसली सबसे कम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कहाँ होगी, यहाँ पेरिफेरी पे होगी, यहाँ पे उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इस पेरिफेरी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियस के आसपास क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उसके सरफेस पे है, और यहाँ सरफेस पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विजुअलाइज करने वाली बात है। आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस विथ इंटेंसिटी x। उसका वेवलेंथ लैम्डा है और इंटेंसिटी जो है वो x है। एंड द मेटल इमिट्स y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वो मेटल जो है वो इमिट कर रहा है, तो y इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वो इमिट करता है अगर लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन वहां पे गिरता है। एंड द मेटल इमिट्स y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ऑफ एवरेज एनर्जी कैपिटल Z। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैपिटल Z है। फिर से समझो, इतना वेवलेंथ का फोटोन जिसकी इंटेंसिटी ये है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट करता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? Z। ये बता रहे बेटा। अगर लैम्डा को हाफ कर दिया, देखो बोल रहे कि अगर लैम्डा बाई 2 हो गया, अगर लैम्डा बाई 2 किया है तो इंटेंसिटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो इंटेंसिटी तो सेम रहेगी, ठीक, इंटेंसिटी सेम रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे वेवलेंथ अगर इसका लैम्डा है, एक बार इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो एनर्जी इसकी मान लो E है, ये फोटोन की एनर्जी की बात है। तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी अगर E है तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? लैम्डा को हाफ किया तो फोटोन की एनर्जी 2E हो जाएगी। अगर लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन को यूज कर रहे हैं तो एनर्जी फोटोन की E है, तो अगर लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ यूज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? 2E। इंटेंसिटी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक। तो अब देखो क्या होगा कि जब इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इमिट हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोटो करंट होती है यही तो फोटो करंट होगा। तो फोटो करंट सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी यहाँ पे सेम है, इसलिए फोटो करंट चेंज नहीं होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मान लो कि अभी वो जेड प्राइम हो गई, काइनेटिक एनर्जी जो अभी न्यू काइनेटिक एनर्जी हो गई ke प्राइम इज इक्वल टू जेड प्राइम। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि क्या इनमें से क्या सही होगा? तो आप देख रहे हैं x जो है, x तो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, x क्या है? कांस्टेंट। पहले वाले में लिखा था x इंक्रीजेस, दूसरे वाले में x डिक्रीजेस, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। C वाले में x कांस्टेंट लिखा हुआ है, D वाले में x कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो मतलब C या D में से कुछ होना चाहिए। और जरा देखो y इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, C में y कांस्टेंट लिखा हुआ है और D में y इंक्रीजेस लिखा हुआ है, तो क्या होगा? y कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि फोटोन की एनर्जी बढ़ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर देगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अगर आप फोकस होकर के अगर आप आंसर करते तो ये क्वेश्चन आराम से सही हो जाना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में when a certain metal was irradiated
with light of frequency 3.2 into 10 power 16 hertz, frequency 3.2 into 10 to the power 16 hertz बोल रहे बेटा. The photoelectrons emitted had twice the kinetic energy